नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आप मेरे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक विशेष सत्र में जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएचडी का प्रोसेस होता है पूरा। आप जैसे ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तुरंत आप बढ़ते हैं हायर एकेडमिया की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी के लिए। तो आज मैं आपके साथ, जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे कंटेंट लगा हुआ है 3+2, उसके मानी क्या है, पीएचडी एडमिशन किस तरीके से शुरू हो रहा होता है, पीएचडी के दौरान क्या होता है और पीएचडी के बाद क्या होता है, इन सारे सवालों से मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले आपको मैं लेकर के चलता हूं कि पीएचडी एडमिशन में क्या होता है। तो पीएचडी एडमिशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी की जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, पीएचडी में 60% एडमिशन यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड पर होते हैं। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। जैसा मुझे लगता है आगामी 2-3 सत्रों के बाद आप देखेंगे कि पूरे पीएचडी एडमिशन केवल यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर हो रहेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य स्तर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यहाँ पीएचडी के लिए इंट्रेंस का प्रोसेस रखती हैं। अगर आपका नेट नहीं है तो भी आप वहाँ पर इंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी के इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में यदि आप नेट के स्कोर कार्ड का प्रयोग करते हैं अथवा इंट्रेंस के माध्यम से जाते हैं, आप पहुँचेंगे कहाँ? आप पहुँचेंगे पीएचडी के इंटरव्यू पर। पीएचडी के इंटरव्यू पर इंटरव्यू का 100% वेटेज होता है अगर आपने स्कोर कार्ड लगाया है, और अगर आपने इंट्रेंस से क्लियर किया है तो 30% वेटेज के साथ आप इंटरव्यू देंगे। मतलब साक्षात्कार। इंटरव्यू में सामान्य तौर पर सवाल कैसे होते हैं, इसके लिए भी आप मेरे साथ सत्रों में जुड़ चुके हैं। क्या कि पीएचडी का उद्देश्य क्या है, इस पीएचडी से आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इस पीएचडी में रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी, इस तरीके से इसके पीछे आपने लिटरेचर रिव्यू क्या किया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के लिए आप मेरा विशेष सत्र देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका पीएचडी एडमिशन हो गया, किसी तरीके से आपने वहाँ दाखिला ले लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वही सवाल है जो आप देख रहे थे थंबनेल पर। 3 साल किसी भी यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक जो एनईपी का प्रोग्राम कहता है, अब आपको पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 36 महीने लगेंगे। कितने? मिनिमम 36 महीने तक आपका यह कोर्स पीएचडी का चलेगा। मतलब 36 महीने से पहले आप पीएचडी सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो कितने साल का, बहुत सारे लोग पूछते हैं बाबू कितने साल में हुआ पीएचडी, तो मिनिमम 3 साल पीएचडी का टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 3 साल में नहीं कर पाया, 3 साल में आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपका काम थोड़ा हो सकता है और डिले हो, तो ऐसी स्थिति में कितना डिले हो सकता है? यूजीसी कहता है कि अधिकतम 5 साल। कितने वर्ष? अधिकतम 5 ईयर, 5 साल आपका पीएचडी का प्रोग्राम होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस मतलब 5वें साल आपको सबमिशन कर देना चाहिए। अब उसमें भी डिले हो गया, भाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी और तरीके की बाधाएं आ रही हैं, फ्लैग आ गया, तो क्या करेंगे? तो आपको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है अधिकतम। तो कुल मिलाकर के मिनिमम आप इस तरीकों को ऐसे समझ सकते हैं, मिनिमम पीएचडी करने के लिए 3 साल लगेंगे। मानक तरीके से स्टैंडर्ड प्रोसेस में पीएचडी का फिर 5 साल लगेगा। 5 साल में पीएचडी सबमिट होती है। अगर आपको उससे अधिक एक्सटेंशन चाहिए तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन और मिल सकता है। यहीं पर आपको फेलोशिप भी समझ लेना चाहिए। जो नॉन नेट फेलोशिप होती है वह सामान्य तौर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है, जितना रेसिडेंसी पीरियड होता है प्रत्येक यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, अगर आप यूजीसी की फेलोशिप ले रहे होते हैं, तो वह कैसी होती है? वह पहले 2 साल, आरंभ के 2 वर्ष में जेआरएफ होता है। क्या होता है? जेआरएफ होता है। बाद में यही जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें 10,000 रुपये और बढ़ जाते हैं, एक तरीके से लाभ ही होता है। लेकिन यह कन्वर्जन पीएचडी के बाद होता है, 2 साल के बाद ही संभव होता है, उसकी भी गाइडलाइन होती है। फिर आइए इस पीएचडी प्रोसेस के मुख्य चरण क्या होते हैं, किस तरीके से पीएचडी संपन्न होती है। तो सबसे पहला, जब आप दाखिला लेते हैं, इंट्रेंस लिया आपने, एडमिशन हो गया आपका, एडमिशन के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वह होती है कोर्स वर्क। यूनिवर्सिटीज़ में 6 महीना, कहीं कहीं पर साल भर का कोर्स वर्क का प्रोग्राम होता है। कोर्स वर्क में क्या सिखाते हैं कि आपका पीएचडी कैसे रहा, आपने पीएचडी के दौरान किस तरीके से आप टॉपिक डेवलप करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, पेपर राइटिंग कैसे होती है, थीसिस राइटिंग कैसे होती है, साइटेशन कैसा होता है, रेफरेंसिंग कैसे इस्तेमाल की जाती है, रिसर्च टूल्स जो जोटोरे रूममेट हैं, इन सब का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यह आपको कोर्स वर्क के दौरान सिखाया जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में जो भी आपका टॉपिक है, रिसर्च
रिसर्च का टॉपिक है, शोध के लिए जो आपने विषय चयनित किया है उस विषय पर मंथन होता है। उस विषय को यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स DRC डॉक्टोरल रिसर्च कमेटी के नाम से एक कमेटी बनी होती है जो उस टॉपिक को इवेल्युएट करती है कि अच्छा यह टॉपिक कहीं और तो नहीं काम हो रहा है, कहीं और उस टॉपिक पर किसी के साथ आपका क्या सुधार की आवश्यकता है, टॉपिक में कोई नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए, टॉपिक बधा हुआ है कि नहीं हुआ है, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके साथ सही लग पा रही है या नहीं लग पा रही है। यह सब प्रक्रियाओं पर डिस्कशन के बाद एक फाइनल टॉपिक आपको अलॉट हो जाता है। वह टॉपिक क्या होता है? वही आपका शोध का विषय, रिसर्च टॉपिक जिसे कहा जाता है। यह DRC की कमेटी तय करती है। तीसरी चीज जो PhD के दौरान पूरे आपको करनी होगी वह होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। कभी भी आप जब दाखिला ले लेते हैं तो आपको प्रत्येक 6 माह पर आपको अपना जब रिसर्च क्लेम करना हो, फेलोशिप क्लेम करना हो या नॉर्मल प्रोसेस में भी आपको अपनी प्रत्येक 6 माह पर, कहीं कहीं पर 3 माह भी है, आपको रिसर्च के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसमें आपको यह बताना होता है कि इस 6 महीने की अवधि के दौरान आपने अपने PhD में क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेसिक लिटरेचर रिव्यू के लिए किसी लाइब्रेरी में विजिट किया या 2-3 लाइब्रेरीज में विजिट करी, यूनिवर्सिटीज़ गए, आप प्रोफेसर से बात करी, या आप किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रहे थे। जैसे मैं इंस्क्रिप्शन पे कर रहा हूँ तो मैंने ब्राह्मी सीखने के लिए वर्कशॉप ली। ऐसे ही आप जिस भी टॉपिक से कर रहे होंगे काम, उसके संबंधित वर्कशॉप लेना, पेपर प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स में जाना, पेपर प्रेजेंट करना, पेपर पब्लिश करवाना, यह सब काम किसमें दिखाना होता है? जब आप 6 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करोगे तो उसमें लिखना होता है कि गत 6 माह में मैंने यह कार्य PhD को दिशा से आगे बढ़ाने के लिए किया। इसमें यह भी आप मेंशन करते हो कि पहले 6 महीने में मैंने एक चैप्टर लिखा या आधा चैप्टर लिखा या दूसरे चैप्टर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। यह सब मेंशन करना होता है। यह सब करते करते कितना? 5 साल तक। उसी के बाद तभी आपको एक्सटेंशन मिलता है जब आप एकदम जस्टिफाइएबल काम दिखा पाते हैं कि इतना समय मेरे इस काम में लग रहा है। फिर चौथा चरण होता है, जब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट सब कुछ करते जाएंगे तो 3 साल के बाद आप कभी भी सबमिशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैंने इसीलिए कहा 3 साल से पहले आपका सबमिशन नहीं होगा। मिनिमम 36 महीने PhD में लगेंगे ही लगेंगे, 3 वर्ष लगेगा। आपने 3 वर्ष पार कर लिया, अब आप सबमिशन PhD मान लीजिए आपने 3 वर्ष में लिख ली है या 5 साल में लिख ली है, आप करोगे जमा। पहला होगा प्री सबमिशन प्रोसेस, जहां अपने थीसिस प्रिंट करा करके अपने गाइड को देंगे। गाइड उसको इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं। सभी जगह से इवैल्यूएशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, और जब यह सब प्रोसेस, फ्लैग चेक होगा PhD का, आपका फ्लैग 10% से कम होना चाहिए। यह सब चेक होने के बाद जब सबमिशन हो जाएगा तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। और फिर जब यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्यक्रम जो वर्ष में एक बार होता है, डिग्री वितरण समारोह, उसमें आपको PhD अवार्ड कर दी जाएगी। लेकिन प्री सबमिशन के बाद भी अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री प्रदान की जाती है, आप डॉक्टरेट लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है। वह सवाल क्या है कि सर PhD तो हमने कर ली या PhD में दाखिला भी ले लिया है, इसके बाद क्या? आप डॉक्टरेट बन गए या डॉक्टर 1 माह 2 माह 1 वर्ष में बन जाएंगे, इसके बाद क्या अवसर हैं? इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए आप मुझे जुड़ेंगे अगले सत्र में, जहां पर मैं आपको PhD के बाद क्या क्या अवसर है, किस तरीके से आजीविका के साधन आपके पास उपलब्ध होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करूंगा। ऐसे ही विशेष सत्रों में जुड़े रहने के लिए आप अड्डा 24/7 का यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कर देंगे, नीचे कमेंट करके अपनी जिज्ञासाएं बता देंगे। यदि आपको इस बिंदु से किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो नीचे आप दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सत्र में। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय।